Good morning class. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we will discuss chapter number 8, a shirt in the market. Dear students, we have started this lesson in our previous class और we have discussed a story of a shirt कि कैसे कॉटन बोल्स से जिसे फार्मर ग्रो करता है अपने फील्ड में और बाद में उसको ट्रेडर्स को सेल कर देता है। ट्रेडर्स उसको लेकर एक्सपोर्टर के पास जाता है और उसे सेल कर देता है। सो एक्सपोर्टर तक की जर्नी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। साथ के साथ गवर्नमेंट अपना क्या रोल प्ले करती है, वीवर्स की लाइफ कैसी है, वो हमने सब अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। आज हम देखते हैं कि एक्सपोर्टर से आगे कॉटन बोल से शर्ट बनने की जर्नी कैसे शुरू होती है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। दिल्ली के पास एक एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, वहाँ तक ये शर्ट जो है ये कॉटन से बना हुआ जो टेक्सटाइल है वो कैसे पहुँचता है। द इरोड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन बायर्स। मर्चेंट जो एक्सपोर्ट मर्चेंट जो थे, जो इरोड की मार्केट में जिन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ से वो क्लोथ्स खरीदते हैं और दिल्ली में इस गारमेंट फैक्ट्री को ये सेल कर देते हैं। यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री उस टेक्सटाइल से, उस क्लोथ से शर्ट्स बनाती हैं और फॉरेन बायर्स उन शर्ट्स को परचेज करने के लिए आते हैं। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन्स फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। और ये बिजनेस पर्सन जो है वो अलग अलग कंट्री से होते हैं, फॉरेनर्स हैं, कोई यूएस से है, यूरोप से है, एट्सेट्रा। और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और इनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन कंडीशंस और टर्म्स। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी और प्रोडक्शन टाइम एंड टाइमली डिलीवरी। सो ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये जहाँ से भी कपड़ा अपना खरीदते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना के रखते हैं कि हमें कम पैसों में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला सामान चाहिए और विद इन टाइम लिमिट चाहिए। सो अपनी कंडीशंस पर ही ये बिजनेस करते हैं। अब ऐसे में अगर किसी से अगर टाइम से डिलीवरी ना हो या फिर कपड़े में कोई फॉल्ट निकल जाए तो ये स्ट्रिक्टली एक्शन उनके अगेंस्ट लेते हैं। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय द पावरफुल बायर्स। सो एक्सपोर्टर जो होते हैं, जो लोकल वीवर से कपड़ा खरीदते हैं या लोकल ट्रेडर से कपड़ा खरीदते हैं, वो एक्सपोर्टर बहुत ध्यान रखते हैं कि जो ये पावरफुल बायर्स हैं इनकी सारी कंडीशन को वो फुलफिल करें। फेस विद सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न ट्राई टू कट द कॉस्ट। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। These way they can maximize their own profit and also supply the garment for foreign buyers at a cheap price। अब ये जो एक्सपोर्टर होते हैं, ये एक्सपोर्टर क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस को कम करते हैं, अपने खर्चे को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और ये एक्सपेंस जो है रिड्यूस कैसे होता है, कम से कम जो वीवर्स होते हैं उनको कम से कम वेजेस पे वो कपड़ा बनवाने की कोशिश करते हैं। जो भी एम्प्लॉयर उनके लिए काम करता है उनकी वेजेस में, उनकी सैलरी में वो कट करते हैं और इसी से उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और वो पावरफुल बायर्स को सस्ते दामों पे कपड़ा अवेलेबल करवा पाएंगे। द Impex गारमेंट फैक्ट्री हैज 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वीमेन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक फैक्ट्री का जिसका नाम है इम्पैक्स गारमेंट। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री 70 वर्कर्स हैं उनके पास और मोस्टली जो है वो वीमेन हैं, औरतें हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। दिस मीन्स that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. Workers' wages are fixed according to their skills. The highest paid among the workers are tailors who get amount of 3000 per month. अब ये जो इम्पैक्स फैक्ट्री यहाँ पे मोस्टली जो वर्कर्स हैं वो विमेन हैं और वो सभी टेम्परेरी बेसिस पर हैं। टेम्परेरी बेसिस का मतलब है जब कभी भी फैक्ट्री के ऑनर्स को लगेगा, ऑनर जो होते हैं उनको लगेगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको जॉब छोड़ने के लिए बोला जा सकता है। और उसके साथ साथ उनकी जो वेजेस है वो उनकी जैसी उनकी स्किल है उसके हिसाब से उनकी सैलरी फिक्स की गई है। सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो टेलर को मिलती है।
विमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर, और विमेन को मेनली जो है वो मेन टास्क ना देके हेल्पिंग का जो काम होता है उसकी जॉब दी जाती है, जैसे कि थ्रेड कटिंग करना, बटनिंग करना, आयरन एंड पैकेजिंग, प्रेस करने के लिए, बटन लगाने के लिए, और कपड़े को कट वगैरह और पैक करने में जो विमेन्स है वो हेल्प करती हैं। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस, और इनकी जो जॉब होती है उसमें सैलरी बहुत कम होती है। बेटे कंफ्यूज नहीं होना है, वेजेस जो है उसका मतलब होता है सैलरी, काम के बदले मिलने वाला पैसा। सो यहाँ पर देखो, इससे जो ये इम्पैक्स फैक्ट्री है इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा कीमत है वो टेलर की है। उसके बाद आयरन करने वाले का जो है वो उसको पर पीस रुपीज़ मिलते हैं। अगर उसने 1 क्लॉथ को अगर आयरन किया तो उसको 1.5 रुपये मिलेंगे, 1.5 उसको मिलेंगे। उसके बाद है चेकिंग करने वाले को 2000 रुपीज़ है, और थ्रेड कटिंग करने वाले को, जिस थ्रेड कटिंग और बटनिंग में मिलने वाले जो है वो 1500 रुपीज़ पर मंथ है। अब आप सोच के देखिए, जिसको महीने का इतना मिलता है तो उसके घर की ज़रूरतों का सामान भी बहुत मुश्किल से वो खरीद पाएंगे। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ पर वो शर्ट बन गई है, उस फैक्ट्री में वो शर्ट बन के तैयार हो गई है, और फॉरेन बायर्स ने उसे खरीद लिया है और अपने स्टोर्स पर, अपनी शॉप्स पर वो उसको लेके चले गए हैं। अब देखते हैं आगे शर्ट की स्टोरी जो है वो कैसे कैरी ऑन होती है। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट and are priced at $26. That is, each shirt sell for $26 or around 1800 rupees. अब ये फॉरनर्स ने अपनी शॉप में इस शर्ट को रखा और इसका प्राइस रख दिया $26, जो करीबन 1800 रुपये के आसपास होता है। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। सो प्यारे बच्चों, आगे आपकी बुक में जो है यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। इन फिलअप्स को हमें फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस शर्ट। इस शर्ट के ऊपर कुछ डाटा यहाँ पर मेंशन है, सो उसी डाटा को हमें यूज करते हुए इस वाले पैसेज को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली ऑफ रुपीज डैश पर शर्ट। सो परचेजिंग कितने में हो रही है उनकी? 300 रुपीज में। ही देन स्पेंट डैश रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में उनके कितना एक्सपेंस हो गया? 400 रुपीज। उसके बाद एंड अनदर डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज। स्टोरेज पे हो गया उनका 200। डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज रुपीज 900। तो टोटल उनके रुपए जो है वो कितने यहाँ पर लग गए? 400 प्लस 200 600 प्लस 300 900। तो टोटल जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 900 कॉस्ट आ गई। अब ये 900 अगर इस वाली शर्ट की कॉस्ट है तो देखते हैं कि उन्होंने 2600 में वो इसको सेल कर रहे हैं। अब 2600 रुपीज़ इसको $26 में, दैट मीन 1800 रुपीज़। सो टोटल 900 रुपीज़ उनका बेनिफिट हो गया। सो वो डबल चार्ज कर रहे हैं एक शर्ट के लिए। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बिजनेस पर्सन है उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट, अब हम बात करेंगे, ये तो बात हुई बिजनेस पर्सन की। अब जो एक्सपोर्टर उसे लोकल ट्रेडर से खरीद के लाया था, अब उस एक्सपोर्टर की बात करते हैं कि उसे कितनी कमाई होती है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट रुपीज 300 पर पीस। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम रुपीज 100 पर शर्ट। एक शर्ट पे उसका 100 रुपये खर्च होता है उसके रॉ मटेरियल में, दैट मीन वो थ्रेड खरीदता है या मतलब उसे लोकल ट्रेडर से जहाँ से खरीदता है तो उसे पर शर्ट 100 रुपीज़ लगता है। द वर्कर वेजेस कोस्ट अनदर 25, और जो बाकी का अगर उस पर कुछ काम कराना है तो उसके 25 रुपये लग गए। अब द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू 25 पर शर्ट, और उसका अपना ऑफिस भी चलता है तो एक शर्ट पे 25 रुपये, वो तो टोटल 150 रुपीज़ उसका यहाँ पर लगता है। एंड वो उसको 300 में, तो यहाँ पर उसको भी डबल बेनिफिट हो रहा है। 150 की उसकी पूरी टोटल कॉस्ट है और वो शर्ट को 300 रुपीज़ यहाँ पर देता है। अब हम बात करते हैं हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, कि इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो किसको हुआ, कौन है वो गेनर। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling.
did they all gain as much? They are people who made profit in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling. Despite their having toiled very hard, they earned very little. सो इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में बाइंग और सेलिंग का काम जो है वो हर स्टेप पे होता है। कॉटन बॉल से लेकर उसके थ्रेड बनने पर, थ्रेड बनने के बाद उसका पावरलूम में जाकर कपड़ा बनने से, कपड़े बनने के बाद उसका प्रोडक्ट बनने का, दैट मीन उसका शर्ट बनने, फिर उसके ऊपर बटनिंग वगैरह सब कुछ करने में तो बाइंग और सेलिंग जो है वो हर स्टेप पे हो रही है। बट अब देखना ये है कि सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हो किसको रहा है, उन इंसानों को जो इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके इसको कॉटन से कपड़ा बनाने तक का काम करते हैं, या फिर कपड़ा बनने के बाद जो एक्सपोर्टर या जो बिजनेस पर्सन इनको खरीदते हैं। तो ये मेन जो बेनिफिट है वो किसको हो रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा बेनिफिट है वो जो बड़े बिजनेस पर्सन हैं उनको हो रहे हैं, और सेकंड नंबर पर जो एक्सपोर्टर हैं उनको हो रहा है। इसके बाद फिर आती है ट्रेडर की टर्न, और ट्रेडर के बाद फिर आती है बुनकर या वीवर की। सो इसमें वीवर जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उनको प्रॉफिट सबसे कम हो रहा है, और इसमें सबसे कम मेहनत बिजनेस पर्सन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को हो रहा है। सो मार्केट एंड इक्वालिटी। सो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मार्केट में इक्वालिटी, मार्केट और इक्वालिटी से क्या मतलब है। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. On the other hand, the earning of the worker at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. So हमने देख लिया कि बिजनेस पर्सन जो है सबसे ज़्यादा उनकी कमाई होती है, उसके बाद मीडियम लेवल की हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर को होती है, और उसके बाद ट्रेडर, और सबसे लास्ट में आते हैं वीवर्स। वीवर्स का जो अर्निंग है वो इतना भी नहीं हो पाता कि वो अपनी डे टू डे की जो उनकी नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाएँ। सिमिलरली वी सॉ द स्मॉल कॉटन farmer and the weaver at a road put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produced. The merchants or traders are somewhere in between. सो सबसे ज़्यादा खेत में उसको ग्रो करने का काम, फिर उसके बाद वीवर्स का काम। सो उनको जो है प्रॉफिट बहुत ही माइन्यूट प्रॉफिट होता है, जिससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। उनसे ऊपर ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के बाद मर्चेंट, और सबसे ज़्यादा जो गेन होता है वो बिजनेस पर्सन को यहाँ पर होता है। कंपेयर टू द वीवर दे हैव अर्न मोर, बट इट इज़ स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। बट अगर कंपैरिजन करें तो बिजनेस पर्सन और अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो उनका, उसमें भी कंपेयर में एक्सपोर्टर से ज़्यादा तो प्रॉफिट किसका, बिजनेस पर्सन का ही हो रहा है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेजेस इन द मार्केट, वेदर इट इज कांता और स्वप्ना। इफ फैमिली डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स। बात यहाँ पर किसी की भी हो, स्वप्ना की है, मेरी है, आपकी है, या किसी की भी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पर सबको इक्वली सामान या इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कोई इंसान जिसके साथ मार्केट में इक्वल बिहेव नहीं हो रहा है, वो अपने आप को दूसरों के सामने इक्वल कैसे ट्रीट करेगा, अपने आप को कैसे समझेगा कि मैं इक्वल हूँ। On one hand, the market offer people opportunities for work and to be able to sell things that they grow or produced. It could be the farmer selling cotton or the weaver producing clothes. अब हमने देखा कि एक तरफ तो मार्केट जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि काम करने के लिए, कि मेरे यहाँ आप अपना सामान लेकर आओ, मैं आपका सामान जो है आगे सेल कर दूंगा। मतलब मार्केट में इस तरीके का काम हो रहे हैं। एक तरीके से ये फार्मर्स को और वीवर्स को क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जबकि दूसरी ही तरफ उनको फेयर प्राइस भी नहीं मिलता है। तो एक तरफ तो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, etc. The poor have to depend on the rich and the powerful for various things. पर दूसरी तरफ ये जो है वो वीवर्स को या फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी इस मार्केट के अंदर हो रहा है, क्योंकि उनका सबसे लेस प्रॉफिट हो रहा है, और जो बड़े बिजनेस पर्सन हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उन्हीं के पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास है, और जो पुअर पीपल हैं उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिच पीपल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इन द केस ऑफ स्वप्ना, द स्मॉल फार्मर फॉर रॉ मटेरियल
अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस की जा रही है, वो स्वप्ना का हमने एग्जाम्पल लिया था, ये किसी भी फार्मर की बात हो सकती है। तो पहले तो फार्मर को उस प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए अमीर इंसानों की हेल्प चाहिए, क्योंकि उन्हें उनसे पैसा चाहिए, लोन चाहिए फॉर मटेरियल्स एंड मेकिंग फॉर देयर गुड्स। उसके बाद वीवर्स को उस कच्चे माल से, उस रॉ मटेरियल से गुड्स बनानी है, सामान बनाना है, तो फिर उन वीवर्स को भी क्या चाहिए, बड़े अमीर लोगों से पैसे चाहिए। आफ्टर दैट द मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद जब फैक्ट्रीज में ये कपड़ा बन रहा है, काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी वर्कर्स को जॉब के लिए रिच पीपल पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो हमने देख लिया कि रिच पीपल पे पुअर पीपल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसी बात का फ़ायदा उनके अगेंस्ट लिया जाता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। इस एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सकता है, और उसके बचने के तरीके हमने देखे थे कि गवर्नमेंट ने कैसे कोऑपरेटिव्स बनाए थे, तो वैसे ही वीवर्स जो हैं, वीवर्स, बुनकर्स, फार्मर्स जो हैं, अपनी कोऑपरेटिव्स कमेटीज़ बनाकर और अपने ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तभी ये एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रुक सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑन आवर नेक्स्ट पेज देयर इज़ एन एक्टिविटी, सो वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी नाउ। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं 1 to 9। ये स्टेटमेंट जो है एक प्रोसीजर है कि कैसे कॉटन बॉल से शर्ट बनती है, वो कौन से स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में लगाना है और यहाँ पर वो नंबर्स अपने डिपिक्ट करने हैं इन कॉटन बॉल्स के ऊपर। हमारी हेल्प के लिए 2 कॉटन बॉल्स को नंबर दे दिए गए हैं, दैट मीन 2 स्टेप हमें बता दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर, कि कैसे किसान जो है, स्वप्ना तो हमें एक एग्जाम्पल देकर बताया गया है, यहाँ पर जो बात है वो फार्मर के लिए बोली जा रही है कि फार्मर जो है वो अपनी कॉटन बॉल्स को ट्रेडर के पास सेल करने के लिए लेकर आता है, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है कि ट्रेडर जो है वो सेल कर देता है कॉटन को टू द गिनिंग मिल। अब अगर आगे का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है वो हमें फाइंड आउट करके यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं कि गिनिंग मिल्स के बाद ये कहाँ पर जाता है, गिनिंग मिल्स क्या करती हैं। इसके बाद आएगा 9 नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि गिनिंग मिल्स क्लीन द कॉटन एंड मेक इट इनटू बेल्स। बेल्स मतलब गट्ठर। सो गिनिंग मिल जो है वो क्या करती हैं, इनकी डर्ट को रिमूव कर देती हैं और उसके बाद इनको गट्ठर बना देती हैं। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये स्पिनिंग मिल के पास जाएगा। स्पिनिंग मिल है 7 नंबर पर। सो स्पिनिंग मिल बाय द कॉटन एंड सेल यार्न टू द यार्न डीलर। स्पिनिंग मिल इनको खरीद लेती हैं और फिर इनसे यार्न बनाती है। यार्न बनाने के बाद इनको यार्न डीलर को सेल कर देती हैं। यार्न डीलर के बाद अब यार्न डीलर क्या करेगा, वो है हमारे नंबर 5 पर। 5 नंबर पे बताया गया है कि यार्न डीलर और जो भी मर्चेंट है, व्यापारी, वो गिव यार्न टू द वीवर्स। उस यार्न को, थ्रेड को वीवर्स को दे देते हैं। वीवर्स अब उसका क्या करता है, उसके बाद वीवर जो है, वीवर रिटर्न विद द क्लोथ। वीवर थ्रेड लेकर कपड़ा बनाकर कपड़ा वापस करता है। अब कपड़ा वापस हो जाने के बाद वो कपड़ा कहाँ जाता है, उसे गारमेंट एक्सपोर्टर जो है वो बाय कर लेता है, खरीद लेता है। बाय द क्लोथ फ्रॉम द मर्चेंट फॉर मेकिंग शर्ट। उनको शर्ट बनाने के लिए वो उनसे, व्यापारियों से वो कपड़ा खरीद लेता है। और कपड़े को खरीदने के बाद एक्सपोर्टर उसका क्या करता है, द एक्सपोर्टर सेल द शर्ट टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द US। अपने मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं उनको वो शर्ट को बेच देता है। और उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, कस्टमर बाय दीज शर्ट इन द सुपरमार्केट। वो जो बिजनेस पर्सन उसको खरीद कर लेकर गए हैं वो अपने स्टोर्स पर, शॉप्स पर उसको रखेंगे और उसको कस्टमर्स को सेल करेंगे। तो ये हमने स्टोरी सीख ली है, देख ली है इसके स्टेप्स। सो पहले पे 1 3 9 7 5 8 4 6 2। सो ये हमने सीक्वेंस वाइज ये नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिए। सो प्यारे बच्चों, आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में फिल करनी है। इसके साथ ही ये हमारा लेसन फिनिश हुआ। हम अपनी अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। सो प्यारे बच्चों,
पढ़ना जारी रखिए, मेहनत करें अच्छे से। गूगल फॉर्म पे जो आपका टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से करें। सिलेबस आपको मिल गया है। सिविक्स चैप्टर नंबर 5 विमेन चेंज द वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपको इंटरनल भी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। प्रीवियस हाफ ईयरली में आप देख चुके हैं कि कैसे इंटरनल आते हैं। तो लेसन को अच्छे से रीड करना है, उसको अच्छे से गो थ्रू होना है, उसकी एक्सरसाइज और वर्कशीट को भी रिवाइज करना है। So do hard work. All the very best. Thank you.